तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 में जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और आज हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उस पर डील करेंगे। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उस पर बात करेंगे। तो बेटा एटॉमिक मॉडल्स किसे कहते हैं? एटॉमिक मॉडल्स मीन्स के हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताया। मतलब ये एक साइंटिस्ट का काम नहीं था, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने मॉडिफिकेशन करते गए वो अपने एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम्स के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं। ये कहलाता है एटॉमिक मॉडल। कि एटम का शेप कैसा है, एटम किस का मॉडल किस किस्म का है, किस टाइप का है। तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल हमारे पास आए। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल 1808 में 1808 में आया। पेश करने वाले थे जॉन डाल्टन और ये एटॉमिक मॉडल कहलाता है बिलियर्ड बॉल मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहला मॉडल था, 200 साल पीछे, उससे भी पीछे जाए तब की बात है। बिलियर्ड बॉल मीन्स स्नोकर बॉल, ठीक है। स्नोकर बॉल मॉडल, जैसे स्नोकर की आपने बॉल देखी होगी, तो स्नोकर का जो बॉल होता है वो बिल्कुल सॉलिड एक बॉल होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता, ठीक है। वो जैसे एक बॉल है। तो जॉन डाल्टन ने ऐसे ही एक मॉडल पेश किया था, स्नोकर बॉल मॉडल या बिलियर्ड बॉल मॉडल, कि जो एटम है ना वो एक सॉलिड बॉल की तरह है। एटम जो है वो इस तरह से असल में एक सॉलिड बॉल है, जस्ट एक सॉलिड बॉल है, एटम के अंदर और कुछ नहीं है। और जो एटम है वो कैसा है बच्चों? इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब नाकाबिले तकसीम है, उसको तकसीम नहीं किया जा सकता, उसको और ज़्यादा छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। ये कहलाता है, इस तरह का मॉडल था। दिस इज़ द मॉडल ऑफ जॉन डाल्टन। बहुत पुरानी बात है, अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है इस कॉन्सेप्ट से। बाद में ये साल 1900 में 1900 में एक और साइंटिस्ट है, नाम पता होगा, जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। जे थॉमसन के दौर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे और उन्होंने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है। इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं जो स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं एटम के अंदर। जैसे तरबूज के अंदर तरबूज का बीज हर तरफ बिखरा होता है, बिल्कुल इसी तरह से एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वो हर तरफ बिखरे में। इसी को कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, जो जे थॉमसन ने पेश किया था, प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल की मुराद कि ये जो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों चीज़ें आपको बिखरी हुई इसके अंदर मिल सकती हैं, स्कैटर्ड। ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता है गलत है। एटम ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर माइनस प्लस हर तरफ बिखरे हुए हो, बल्कि प्रोटॉन्स की एक अलग पोजीशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एक अलग पोजीशन होती है, ऐसा ही है। तो आगे जाकर 11 साल बाद 1911 में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रदरफोर्ड, लॉर्ड एर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वॉज एक्चुअली अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट। वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और उन्होंने एक नया मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इस न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट पेश किया। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट कि न्यूक्लियस के अंदर ही सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं। जो प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड है। ये मॉडल कहलाता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जो रदरफोर्ड ने पेश किया था। तो इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा इस टाइप का, के अंदर बिल्कुल एट द सेंटर के अंदर उसने ये बताया था कि सेंटर में हमारे पास है न्यूक्लियस, बाकी इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है। अच्छा, क्लास 9th में और पुरानी बुक में फर्स्ट ईयर के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की पूरी डिटेल थी। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, पूरी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट डिटेल में मौजूद था। न्यू बुक के अंदर उसको हटा दिया गया, तो आसानी कर दी गई आपके लिए, पूरा टॉपिक ही हटा दिया। तो हम इसको अब डिटेल में मैं नहीं बता रहा कि उन्होंने ऐसा बताया कैसे था। अगर से लास्ट ईयर के लेक्चर्स पढ़े होंगे मेरे पुरानी बुक से, बट नीड नहीं है उसकी, ठीक है। डिटेल अगर आपको जानने का शौक़ है तो आप जान सकते हैं, वैसे अभी इस न्यू बुक के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है ये, ठीक है ना। तो बस ये है कि जे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव कर रहे होते हैं। और जहाँ पर बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं? दे कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी, वो लगातार एनर्जी को खारिज कर रहे होते हैं, एमिट कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात कही उसने। बाद में इसके अंदर भी डिफेक्ट्स निकले तो 1913 में एक नया मॉडल आया जिसको नील्स बोहर ने पेश किया। नील्स बोहर वॉज अ डैनिश फिजिसिस्ट, वो एक डैनिश फिजिसिस्ट है। डैनिश से मुराद, डैनिश वो बंदा होता है
जो कहाँ रहता है, डेनमार्क में। डेनमार्क में रहता है, दानिश लिखते हैं बट ये डेनिश पढ़ेंगे उसको, लिखा हुआ वैसे दानिश टाइप का लगेगा बट डेनिश पढ़ेंगे। डेनिश मीन्स द वन हु बिलोंग्स टू डेनमार्क। तो डेनिश फिजिसिस्ट थे नील बोहर, उन्होंने पेश किया था सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। जिस तरह से सोलर सिस्टम में होता है ना, सूरज बीच में है और तमाम प्लैनेट्स, तमाम सैयारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस बीच में है और सारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, गोल गोल ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। सही है, ये मॉडल इस तरह से देखा होगा आपने, अक्सर आपने इसी तरह बनाया एटम को जब भी बनाया है ना, बीच में न्यूक्लियस रख के गोल गोल सर्किल घुमा दिए ऑर्बिट्स में। तो ये ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट, सर्कुलर ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट नील्स बोहर ने पेश किया। फिर फाइनली ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया। 1926 में एक लास्ट कॉन्सेप्ट आया जिसको एरविन श्रोडिंगर ने पेश किया था, उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसमें कुछ इस तरह से इसका शेप होता है, बट जब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, कि डॉट डॉट्स इतने सारे मैंने क्या लगाए हैं इसको। तो ये जब मैं समरी बता रहा था कि हमें पढ़ना क्या है, एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या होता है। बहुत बार रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, तो एटम का मॉडल कैसा था। तो ये देखो कितने सारे साइंटिस्ट के कितने सारे काम थे, मतलब एक साइंटिस्ट का कारनामा नहीं था, कितने सारे साइंटिस्ट हैं कुछ ना कुछ बता करके एटम के बारे में। और आपने कुछ ना कुछ नाम इनमें से सुन रखा है पहले से, क्या सर ऐसा हमने स्कूल में या कोचिंग में कहीं ना कहीं पढ़ा था पहले कभी। अच्छा, हमारी जो बुक स्टार्ट होती है ना, न्यू बुक, उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, डिफेक्ट्स पढ़ना है, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स, इसकी खामियाँ, इसकी कमज़ोरियाँ, इसमें क्या डिफेक्ट्स थे। देखो रदरफोर्ड बताया करता था कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज कर रहा है, ये जो एनर्जी है लगातार एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। एमिट का मतलब मैं बहुत बार यूज़ करूँगा आज क्लास में, एमिट का मतलब होता है खारिज करना। इसी को कुछ बच्चे रिलीज़ कहते हैं, कुछ बच्चे इसको रेडिएट कहते हैं, कुछ बच्चे इसको इवॉल्व कहते हैं, कुछ बच्चे इसको लिबरेट कहते हैं। एक ही बात है इन सबकी, खारिज हो जाना, बाहर निकलना। तो रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज करता है, सो इट मस्ट लॉस ऑल इट्स एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर ये लगातार एनर्जी खारिज करता है तो उसके पास जितनी भी एनर्जी, एक वक्त आना चाहिए कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और ख़त्म करने के बाद उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। बट ऐसा कभी नहीं होता। रदर तो है ना, कोई भी चीज़ अगर, कोई भी बॉडी अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रही है तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि उसको सारी एनर्जी खर्च कर देनी चाहिए। अगर हम अपने बाइक की टैंकी फुल करवा कर रहमत चौक की चौरंगी पे हमें घुमाना शुरू कर दो उसको, है ना भाई, बाइक की टैंकी फुल करो और रहमत चौक की जो चौरंगी है गोल गोल घुमाता रहो उसके चारों तरफ, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। अब एक वक्त आएगा कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे बाद मेरी बाइक रुक जाएगी। ऐसा तो नहीं ना कि मैं 10 साल तक घुमाता रहूँगा टैंकी फुल करने के बाद ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, चूँकि एनर्जी लॉस हो रही है। अगर कोई बॉडी, चूँकि जब बाइक चलते रहेगी तो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस होती रहेगी, और जब एनर्जी लॉस होगी तो एक वक्त आएगा जब सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर लगातार एनर्जी खारिज करता है तो एक वक्त तो ऐसा आना चाहिए ना कि एनर्जी खर्च हो जानी चाहिए सारी, बट ऐसा कभी नहीं होता। आज तक कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं सुना साइंटिस्ट ने को रुका हो घूमते घूमते। अब ये क्या मामला, क्यों नहीं रुकता, हर चीज़ रुक जाती है घूमते घूमते, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रुक रहा, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है ऐसी। दूसरी चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज करता है तो हमें मिलना चाहिए था एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ओके, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन बट इन कंट्रास्ट टू इट, इसके बरक्स हमें मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। पढ़ा था हमने ना पिछले टॉपिक में, अगर कोई बॉडी लगातार एनर्जी खारिज करेगी तो उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जनरेट होगा, लेकिन हमें मिलता क्या है इसमें, लाइन स्पेक्ट्रम, जिससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूस मैनर में एनर्जी को एमिट करता है, मतलब खारिज करता है। ये 2 डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो फाइनली इसके बाद आया नेक्स्ट मॉडल हमारे पास, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोहर साहब ने अब मतलब टोटली मतलब अपनी बात नहीं की थी, उन्होंने जो है ना वो एक और थ्योरी से उन्होंने हेल्प ली थी, मदद ली थी। तो पहले इस थ्योरी के बारे में जानना पड़ेगा। उस थ्योरी का नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, सुना होगा नाम आपने, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये क्या थ्योरी, पहले इसको समझेंगे तो बोहर समझ में आएगा, वरना बोहर नहीं समझ में आएगा। तो बोहर ने क्या बात बोली।
तो मैक्स प्लैंक वॉज अ जर्मन फिजिसिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मनी में पैदा हुए थे, माहिर तबियात थे, और उन्होंने ये क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी सन 1900 में, और 1908 में उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था फिजिक्स का। नोबेल प्राइज़ होल्डर साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक। क्या कहता है क्वांटम थ्योरी? है देखो, क्वांटम का जो वर्ड है ना वो क्वांटा से निकला है, क्वांटम का वर्ड निकला है क्वांटा से, और क्वांटा के मतलब होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तवानाई की थैली, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तवानाई की थैलियाँ। जिस तरह से पहले कहा जाता था ना कि जो पार्टिकल्स है, जैसे कोई मार्कर वगैरह कोई चीज़ है, वो एटम से, छोटे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बनी है, बिल्कुल वैसे ही जो लाइट है, जो रोशनी है, जो लाइट आ रही है, जो बाहर की तरफ से सूरज की रोशनी है, एलईडी लाइट की जो रोशनी आ रही है, तो वो रोशनी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, पैकेट्स पर मुश्तमिल है, थैली पर मुश्तमिल है। उस थैली को कहा जाता है क्वांटा, पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी पैकेट्स। ये कहता था क्वांटम थ्योरी। तो क्या मतलब, मेन पॉइंट क्या है? पहला, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। पैकेट्स की सूरत में एनर्जी रेडिएट होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। एंड द क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। क्वांटा किसी भी चीज़ का हो सकता है भाई, एक्सरे का भी, गैमा रेस का भी, माइक्रोवेव्स का भी, इंफ्रारेड वेव्स का भी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का भी, सब का क्वांटा हो सकता है। लेकिन अगर ये लाइट का क्वांटा जो है ना, उसको स्पेशल नाम देते हैं। लाइट के क्वांटा को सुना होगा आपने, फोटोन कहा जाता है। मासलेस पार्टिकल होता है, इसका मास नहीं होता, इसका मास जीरो होता है, कोई वजन नहीं होता इसको। और जो एनर्जी है क्वांटा की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो एनर्जी होगी, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे हमारे पास, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू का सिंबल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, दिस इज न्यू। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो इक्वल टू के साथ हम क्या लगाएंगे? कॉन्स्टेंट लगाएंगे। यहाँ कॉन्स्टेंट क्या लगेगा? स्मॉल एच। ई इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पर? एच कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू होती है 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब ये जो ई इक्वल टू एच न्यू पूरा है, इस पूरे को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स इक्वेशन। इसको प्लैंक्स इक्वेशन कहा जाता है। तो मैक्स प्लैंक ने इस तरह क्या बात कर दी बच्चों? तो मैक्स प्लैंक ने आप सबको एक बात बताई, और वो बात ये है कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रेडिएट हो रही है, लाइट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, वो क्वांटा की सूरत में एब्जॉर्ब और रेडिएट हो रही है। क्वांटा क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी बराबर किसके है? फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं स्मॉल एच। स्मॉल एच किसको शो करता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या? 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। समझ में आ गई बात? ओके, तो ये अब आते हैं, इसको यूज़ किया था किसने भाई? बोहर ने। इस थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, मतलब इसकी थ्योरी के एक पॉइंट में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको दिखेगा, तो इसलिए पहले इसको पढ़ा जाता है। न्यू बुक के अंदर जो है ना, वो आपके जो टॉपिक्स हैं वो बड़े जम्बल है, रैंडम है ना, तो मैं उसको अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे करके करा रहा होता हूँ ताकि वो बेहतर तरह से आपको एक स्टोरी तरह से समझ में आ जाए। ऐसा हो सकता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बाद में हो, बोहर पहले हो, कुछ भी हो सकता है बुक में, लेकिन हम उसको सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर वॉज अ डैनिश फिजिसिस्ट हु करेक्टेड द मिस्टेक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डैनिश फिजिसिस्ट थे, डेनमार्क के रहने वाले थे। उन्होंने रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स हैं, ये गलतियाँ मैंने यहाँ बता दी आज आपको, इनको दूर किया, उनको सही किया, उनको बेहतर बनाया। एंड प्रपोज्ड, और प्रपोज किया, पेश किया क्या? सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम पेश किया, क्या इस्तेमाल करके? बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और साल था 1913 AD में उन्होंने इसको पेश किया। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहा, 1911 में रदरफोर्ड ने दिया, और 2 साल के बाद नील्स बोहर ने करेक्शन भी कर दी उसके अंदर। मतलब बहुत देर तक मतलब ये नहीं रहा रदरफोर्ड का मॉडल। हाँ, रदरफोर्ड की लेकिन एक बात बिल्कुल बेहतरीन थी, जो बात आज तक दुनिया मानती है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में, उसके अंदर प्रोटॉन्स है, आज भी हम यही कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में जो उसने बात कही थी ना, वो गलत कही थी कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को खर्च करता है, ऐसा नहीं है। सही है,
अब मेन पॉइंट्स क्या है बोर्स एटॉमिक मॉडल के, तो कुछ यहाँ पर पेपर में आपको लिखने होंगे 7 पॉइंट्स इसके। आसान है, क्लास 9 के अंदर भी आपने इसको पढ़ा होगा, सेम ऐसे ही बिल्कुल ऐसे फर्स्ट टर्म में भी लिखना है। पहला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, मूव करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। सही है भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में नीचे मैंने बनाई है कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इनको हम शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। 4 नाम होते हैं उसके, ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट, सब इसी को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी लेवल में मूव करते हैं, या शेल्स में मूव करते हैं, या स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर मूव करते हैं, वॉट एवर यू कैन से, जो भी कहते हैं। As soon as electron revolves in its own energy level, it neither radiates nor absorbs energy. जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूमता रहेगा तब तक ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना रेडिएट करेगा, तब तक एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना तो रेडिएट करेगा। जैसे कि अब यहाँ पर ये शेल है हमारे पास, फर्स्ट शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, घूम रहा है इस डायरेक्शन में। अब जब तक इस शेल में वो घूमता रहेगा तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। इस ग्राउंड स्टेट में जब तक ये मूव करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना रेडिएट करेगा, ना जज्ब करेगा ना उसको खारिज करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो एनर्जी, अच्छा इसकी अपनी एनर्जी यूज़ भी नहीं हो रही, ये इस रास्ते की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। एनर्जी लेवल की जो रास्ता है ना, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी को जो यूज़ कर रहा है ऑर्बिट की, बिल्कुल सेम ऐसी आप समझ जाओ जैसे कि अर्थ है, अर्थ सूरज के अराउंड मूव कर रहा है। अर्थ है, ज़मीन हमारी दुनिया सूरज के गिर्द घूम रही है ना भाई। अब एनर्जी कहाँ से आ रही है अर्थ के पास घूमने की? बैटरी लगी हुई है कोई अर्थ के अंदर, या अर्थ में कोई पेट्रोल मतलब एक जनरेटर लगा हुआ है जिसको एनर्जी दे रहा है सूरज के गिर्द घुमाने की, या कोई रस्सी से बांध के घुमा रहा है कोई इसको, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एनर्जी के बिना कैसे घूम पा रहा है? ये मार्कर मैं रख दूँ, ये मार्कर यहाँ, तो ये मार्कर से गिर्द क्यों नहीं घूम रहा? ये भी घूमना शुरू कर दे। अर्थ कैसे घूम पा रहा है? यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और इन केस ऑफ सोलर सिस्टम ये होता है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल जिसको हम कहते हैं। तो सूरज की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है अर्थ को, जिसकी वजह से अर्थ घूम रही है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। तो अर्थ अपनी को एनर्जी खर्च नहीं कर रहा, जो रास्ता है ना उसी से एनर्जी उसको मिल रही है, पाथ से एनर्जी उसको मिल रही है। सेम यहाँ पर भी एक अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव की बीच अट्रैक्शन है ना भाई। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, और यही जो पुल है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल, ये क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दायरे में, और ये हमेशा घूमता रहेगा, हमेशा घूमता रहेगा अगर इस पर कोई एयर प्रेशर और एक्सटर्नल फैक्टर्स इम्पैक्ट नहीं कर रहे। अर्थ के बाहर अगर हम देखें तो हवा नहीं है, तो कोई एयर प्रेशर नहीं, इस वजह से अर्थ कभी रुक नहीं सकता, मूव करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स में भी कहा जाता है कि एयर प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए वो क़यामत तक घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एक बार मूव कर दिया जाए। जैसे न्यूटन कहा करता था ना फर्स्ट लॉ में, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा क़यामत तक वो मूव करते रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अ बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा आपने। तो अगर कोई बॉल है, वैक्यूम में अगर आप एक बॉल फेंक दो तो बॉल आगे ही बढ़ता रहेगा ना वो, क्योंकि ऊपर कोई उसको रोकने के लिए कोई फोर्स है नहीं। लेकिन हवा में अगर हम फेंक देंगे तो बॉल रुक जाएगा फिर। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही है, एक बार वो घूम गया तो वो घूमते ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ना एयर प्रेशर ना ग्रेविटी कुछ एक्ट नहीं कर रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब तक अपने एनर्जी लेवल पे, अपने होम ग्राउंड में, अपने ग्राउंड स्टेट में जब तक वो घूमता रहेगा तब तक ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना तो गेन करेगा। और ये एनर्जी मान लेते हैं इसमें 10 जूल एनर्जी इसको मिल रही है। ये फर्स्ट शेल है, n=1 K शेल है, इस K शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसकी एनर्जी E1 है जो 10 जूल हम इसको दे रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट शेल है। थर्ड पॉइंट, वन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल देन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। अब मान लें कि ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से E1 से E2 में जाना चाह रहा है, फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना चाह रहा है, K शेल से L शेल में जाना चाह रहा है, पहले शेल से दूसरे शेल में जाना चाह रहा है।
मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना चाह रहा है, E1 से E2 की तरफ जाना चाह रहा है, कुछ भी कह सकते। तो अब क्या होगा, E1 की एनर्जी 10 है, E2 की एनर्जी 15 है। अब नहीं जा सके, क्या करना पड़ेगा, इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एनर्जी। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 10 तो पहले से है इसके पास, 5 और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, जंप कर जाएगा। वो एनर्जी हम उसको देंगे हीट करके कैसे भी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो क्या करता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाता है, फिर वो स्टेट कहलाती है एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुना होगा ना एक्साइटेड स्टेट, ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की इस वक्त। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर चला गया, अब यहाँ पर रुक जाएगा ये आके। यही चीज़ लेकिन समझ में आ गई बात। ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। बड़े सिंपल अल्फाज में लिखा, समझ में आ गई होगी बात। इसी का उल्टा भी हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट रेडिएट्स या एमिट्स एनर्जी, वो खारिज कर देता है। वो रिवर्स भी हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन E2 से E1 की तरह जंप कर जाए, हायर से लोअर पर आ जाए, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे आ जाए। अब यहाँ तो 15 एनर्जी है ना और यहाँ 10 है, तो क्या करेगा, जो 5 जूल एनर्जी है वो रेडिएट कर देगा, एमिट कर देगा। तो हायर से लोअर पे आने पे क्या होगा, एनर्जी एमिट होगी। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जब हम इसको अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम जिसको लोअर से हायर पे लेकर जा रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट हो रही है, और हायर से लोअर पे लेकर तो एमिट हो रही है। जितना रेडिएट कर रहा है उतना ही एमिट कर रहा है, सेम। क्योंकि 5 जूल का फ़र्क आ रही है, मैंने ऐसे ही आपको दिया, चेंज भी हो सकता है। ये जस्ट मैं आपको समझाने की नीयत से बता रहा हूँ, 10 और 15, वरना कुछ और हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, जो भी रेडिएट होगा, ये क्वांटा की सूरत में होगा। क्वांटा अभी मैंने आपको बताया, क्वांटा इज द पैकेट, एनर्जी पैकेट्स की सूरत में। और ये वाला पॉइंट किसके अकॉर्डिंग हो गया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था एक पॉइंट आएगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जिसमें इस्तेमाल करेंगे ये। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, मतलब डेल्टा ई, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, इसको हम एक फार्मूले से शो कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या हमारे पास हो जाएगा, E2 माइनस E1। डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। एनर्जी चेंज कितना आया, जैसे मान लो यहाँ पर E2 माइनस E1 करेंगे तो ये हमारे पास 15 में से 10 माइनस कर दिया, 15 में से 10 माइनस किया तो क्या आ गया, 5 जूल आ गया। तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना रिलीज़ हुआ, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आ गया E2 माइनस E1। इसके अलावा एक और भी फार्मूला हमारे पास है, प्लांक्स इक्वेशन। याद आ गई, ये प्लांक्स इक्वेशन है, वहाँ बताया था ना प्लांक्स इक्वेशन। प्लांक्स इक्वेशन से भी हम डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन एनर्जी। इसके लिए H तो कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू हमारे पास क्या, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो न्यू जितना फ्रीक्वेंसी है रेडिएट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए हम। अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो उसको भी प्लांक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके डेल्टा ई निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं जिससे हम एनर्जी चेंज बता सकते हैं, कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है लोअर से हायर पे या हायर से लोअर में। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूले क्या है। सबसे लास्ट पॉइंट है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये थोड़ा सबसे मुश्किल पॉइंट ये सातवां ही है इसका, इसको बोहर्स क्वांटाइजेशन कहते हैं इस पॉइंट को। एंगुलर मोमेंटम, देखो मोमेंटम क्या चीज़ होती है, हर बॉडी जो मूव कर रही है ना उसका मोमेंटम है। फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसको P से शो किया जाता है ना बच्चों, P से लीनियर मोमेंटम। जो कोई अगर गाड़ी मूव कर रही है, बुलेट मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा। वो किसके बराबर होगा, m × v, मास इंटू वेलोसिटी। ऐसे ही होगा, याद है कुछ, P = mv, पढ़ा होगा चैप्टर 3 में आपने फिजिक्स में, मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज लीनियर मोमेंटम। ये उसके लिए अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जैसे कोई जहाज़ मूव कर रहा है, गाड़ी मूव कर रही है, साइकिल बाइक वगैरह सीधी जा रही है, तो उसके लिए लीनियर मोमेंटम। एक दूसरा मोमेंटम हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके लिए होगा, अगर कोई बॉडी ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करते हैं, mv तो होता है ना लीनियर मोमेंटम, mv को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, r से। r मतलब रेडियस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, दिस इज r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये हमारा आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम L से शो करते हैं, कैपिटल L से। दिस इज इक्वल टू m × v × r।
mvr के बराबर हो जाता है। तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे आगे चैप्टर्स के अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको इलेक्ट्रॉन का निकालना है, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो उसका फॉर्मूला होगा NH/2π। इसी को हम लोग कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन। NH/2π, NH हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, 2 तो हमारे पास हो गया 2 और पाई हमारे पास हो गया 3.142। n क्या हमारे पास यार, n इज़ द नंबर ऑफ शेल। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी आ सकता है नंबर ऑफ शेल्स के मुताबिक। मान लें कि अगर आपके पास एक MCQs आ गया और क्वेश्चन आपसे ये MCQ में पूछा गया कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल इज, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है ABCD में से H। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दोगे सेकंड शेल के लिए, 2 2 कट जाएगा तो H/π बच जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के MCQs बन सकते हैं इसके अंदर। बट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो व्हाट इज़ द फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला। अच्छा, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं वैल्यू की, मतलब H की वैल्यू डाल दो यहाँ पर 6.625 × 10⁻34 और पाई की वैल्यू डाल दो, कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा ना भाई ये काम, इतना मुश्किल तो नहीं है, सिंपल। तो लास्ट पॉइंट उसने ये कहा था कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा NH/2π, जिसमें n आप क्या डाल देंगे, नंबर ऑफ शेल, किस शेल में वो इलेक्ट्रॉन है आपको पता लग जाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसी पॉइंट पर बेस करते हुए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी उसमें डेरिवेशन करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। तो वो डेरिवेशन में काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है, उसको हम करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो बोहर ने रदरफोर्ड की गलती को, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज करता है, बोहर ने कहा था नहीं, लगातार नहीं खारिज करता है, बल्कि जब तक वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है ना अब्जॉर्ब करता है ना रेडिएट करता है। लेकिन अगर लोअर से हायर में जाता है तो अब्जॉर्ब करता है, हायर से लोअर में आता है तब रेडिएट करता है। और ये बार बार ये ट्रांजिशन चलती रहती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी को वक्फे वक्फे से खारिज करता है, डिसकंटिन्यूस मैनर में खारिज करता है। तभी तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है वो कैसा आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तभी पिछली क्लास में याद करो जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में से एक्सरे का स्पेक्ट्रम लिया था तो बीच में गैप्स आ रहे थे उसके अंदर, वो इसी वजह से आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज कर ही नहीं रहा, रुक रुक कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में कर रहा है। बस समझ में आ गए सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल में इसके मेन पॉइंट्स सबको क्लियर है।